मे आई कम इन सर? आइए आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। आपने पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज दौसा से हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में बीए किया है। जी सर। फिर एमए? एमए नहीं किया अब सर। इजी हो रहा होते खोल लीजिए सामान्य दृष्टि से। एमए नहीं किया था। जी सर। फिर 2001 के बाद 2001 से लेकर के 2004 तक मैंने सर सब इंस्पेक्टर की तैयारी की। अच्छा। 2004 में सब इंस्पेक्टर का मेरा साक्षात्कार हुआ, उसमें मैं अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 2005 में मैंने रेलवे की तैयारी शुरू की। 2005 में मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनल। 2006 से 2017 तक मैंने रेलवे में गार्ड के पद पर कार्य किया। 2017 के बाद फिर मेरा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में सिलेक्शन हो गया। 2019 से मैं वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक के पद पर अभी आप छात्रावास अधीक्षक हो, तो ये जी फिर सर। आरएस प्रशासन में आने का उद्देश्य आपका कहाँ से तैयार हुआ? ये सर मेरे मित्र जो मेरे साथ वाले थे उनका फाइनली आरएस में सिलेक्शन हो गया था। तो जब मैं रेलवे में जॉब कर रहा था तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अच्छा। आपको भी आरएस की तैयारी करनी चाहिए। और फिर मेरा इधर ध्यान आया और फिर मैंने आरएस रेलवे की घटनाएं जब आप इन दिनों पढ़ रहे हो, रेलवे का निजीकरण की चर्चा होती होगी, क्योंकि आप रहे हो इस महकमे, तो अखबार तो ध्यान आकर्षित करता ही होगा। जी सर। रेलवे का निजीकरण हो जाना ठीक है या नहीं है? सर इसमें दोनों ही बातें हैं। रेलवे वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से घाटे में चल रही है अच्छा। सर। अपने जो निर्धारित मानक है उन पर खरी नहीं उतर रही है। अपने समय की जो बाध्यताएं हैं उनको भी सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रही है। तो निजीकरण में इन जो क्षेत्र है उनमें ये रेलवे खरी उतर सकती है या अपना 100% दे सकती है। पर कुछ मामलों में ये इसके नकारात्मक पक्ष भी है सर, जैसे कर्मचारियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारी इससे फैलेगी। निजीकरण के बाद में रेलवे जो प्रॉफिट लोगों को जो दे रही है उसमें कमी आ जाएगी। और रेलवे की इस समय भारत में सबसे तेज चलने वाली रेल कौन सी है? एक्सप्रेस है सर। ये सॉरी कहाँ सर, से शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी के बाद में कुछ बदलाव नहीं आया था क्या? कुछ परिवर्तन हो गया था शायद। नहीं सर, शताब्दी चल रही है सबसे अभी तेज। शताब्दी है। हाँ, दिल्ली से आगरा चलती है। और अभी आप छात्रावास अधीक्षक हैं, तो आप राजस्थान, ये बता सकते हैं कि राजस्थान में छात्रावास जो है सिस्टम, जी सर। कितने प्रकार की छात्रावास है? जी सर, वर्तमान में जो छात्रावास के जो प्रणाली है उसमें एक तो राजकीय आवासीय विद्यालय हैं, दूसरे छात्रावास जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा एसजेई के द्वारा संचालित छात्रावास है, तीसरे मांडा टांडा के छात्रावास हैं, सावित्रीबाई फूले छात्रावास हैं। और बीपीएल और एपीएल, इनको आप कैसे तय करते हो विद्यार्थियों के लिए? जी सर। भाई बीपीएल इस छात्रावास में रहेंगे, एपीएल इस। इनको सर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने डिवाइड कर रखा है कि अच्छा। इसमें आप बीपीएल को लोगे, इसमें आप एपीएल को लोगे। कस्तूरबा गांधी जो छात्रावास है अवश्य। आवासीय है, जी सर। इनमें केंद्र सरकार द्वारा संचालन होता है या राज्य सरकार के द्वारा? ये राज्य सरकार के द्वारा ही है सर। केंद्र सरकार का इनमें फंडिंग है। फंडिंग है। हाँ, 30% कितना परसेंट है? 30% है इसका फंडिंग। अच्छा। आप हॉस्टल अधिकारी हैं, छात्रावास अधिकारी। जी मैम। सोशल मीडिया जी हॉस्टल में किस प्रकार का रोल प्ले कर रहा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैम, इसमें भी दोनों ही बातें हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रावासों के बारे में लोगों को, बच्चों को ज्ञान होता है, तो छात्रावासों में एडमिशन लेते हैं। छात्रावास की फैसिलिटियों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, तो नामांकन में भी वृद्धि होती है। दूसरी तरफ कई बार सोशल मीडिया भ्रामक खबरें भी उसके माध्यम से फैला देता है, जिससे कई बार छात्रावासों के प्रति लोगों का रुझान नकारात्मक हो जाता है और कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते। लेकिन जो बच्चे अभी छात्रावास में प्रेजेंटली रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास मोबाइल है, सबके पास। जी मैम। उनके लिए कैसा रोल प्ले कर रहा है ये? मैम, छात्रावास में बच्चों में मोबाइल अलाउ नहीं होते। आप मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है नहीं, कि मैं तो खुली छात्रावास में देता हूँ, मोबाइल अलाउ नहीं होते। तो फिर अभी जैसे आजकल ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। जी जी। मान लीजिए कोई बच्चा छात्रावास में है और उसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप किस तरह से नहीं उसको? मैम, ऐसे बंद ही रहते हैं छात्रावास। ऐसे में छात्रावास ऐसे में बंद जैसे है। ऑनलाइन टीचिंग चली तो हाँ। इसके लिए छात्रावास बंद ही है। ओके, एक बात बताइए आप मुझे, आईक्यू और ईक्यू जी मैम। दोनों में से आपके वाले फील्ड में क्या चीज ज्यादा इम्प्लीमेंट करने वाली है या ज्यादा अप्रोप्रिएट है?
मैडम EQ ज़्यादा इम्प्लीमेंट है। EQ में हम बच्चों के साथ रहकर उनकी भावनाओं के अंतिम तक जाते हैं और बच्चों में जो जिस क्षेत्र में वो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं उसके लिए हम उसे पर प्रिपेयर अगर करने हम के लिए प्रिपेयर EQ को IQ पर हावी होने देंगे तो हमारी तार्किक क्षमता तो कम हो जाएगी और हम डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, भावनाओं में बह जाएंगे उस वक्त। लेकिन मैम IQ और EQ दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है, दोनों का बैलेंस बना के और दोनों को एक लेवल पे लेकर फिर विकास, बच्चों के विकास की तरफ फिर ध्यान दिया जाए। मतलब ऐसी अगर कोई परिस्थिति आपके छात्रावास में उत्पन्न हो जाती है जहां आपको लगता है कि आपको अपनी तार्किक क्षमता का उपयोग करना चाहिए, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि फीलिंग उस बच्चे के अकॉर्डिंग फील कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अगर इसके अकॉर्डिंग गए तो डिसीजन गलत जाएगा, तो उस टाइम आप किस तरह से चीजों को बैलेंस करेंगे? मैम उस टाइम दोनों EQ और IQ को बैलेंस करके और फिर देख लेते हैं कि छात्र का हित किस में है। तो क्या आप उसे हित से समझा परिवर्तन। पाएंगे इस बारे में कि उसका हित किस चीज में है और वो निराशा में ना जाए? ऐसे कर लेता हूँ मैम, मैं कर लेती बच्चों को हैं। मोटिवेट भी कर देता हूँ कि इस तरह की कि आपका ये जो क्षेत्र है, या जिस किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत होती है तो मैं उनको विश्वास में लेके मोटिवेट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन का नाम सुना है आपने? जी सर। नोबेल प्राइज विनर है। जी कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? जी सर, इनको 1999 में नोबेल पुरस्कार मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। 1999 इज करेक्ट। जी। क्या वेलफेयर इकोनॉमिक्स थी इनकी? इन्होंने सर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अर्थशास्त्र में गरीबी से संबंधित अपनी जो धारणाएं दी थी और उसे गरीबी के विकास के संबंधित जो बातें बताई थी उन पे इनको नोबेल पुरस्कार। गरीबी का विकास, गरीबी को कम करने का जो दिया था इन्होंने। इनकी ये जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, जी सर। इसमें आपने गरीबी का कहा, कोई किताब का नाम भी ध्यान है क्या जिसपे इनको नोबेल प्राइज मिला था? जी सर, फिलहाल मुझे इसका ज्ञान नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि महाभारत देखना आपकी हॉबी है। जी सर। तो महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व है सर महाभारत। कुछ के नाम गिनाएंगे? जी सर। आदि पर्व, कर्ण पर्व, शैल पर्व, द्रोण पर्व, शोपातिक पर्व, शांति पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। अच्छा, ये जो भगवत गीता है, जी सर। वो कौन से पर्व में? ये सर भीष्म पर्व से ली गई है। क्या महाभारत से, जैसे आपकी हॉबी है महाभारत देखना, जी सर। इससे क्या सीखने को मिला आपको और कैसे आपके जीवन में ये काम आएगा? सर महाभारत में जो भागवत गीता का जो पार्ट है वो व्यक्ति को जीवन के सारे आयामों में ही सफलता के करीब ले जाता है। वो आपको कभी भी निराशा की ओर नहीं जाने देगा। आपके जीवन में आपको जहाँ भी ऐसा लगेगा कि अब मेरे अंदर कमजोरी आ रही है, वहाँ वो ताकत देगा। और उसका जो निष्काम कर्म की अवधारणा है वो आपको कर्म के प्रति हमेशा सजग रखेगी और आप अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा सजग रहोगे, हमेशा कर्तव्य पथ के लिए लगे रहोगे। निष्काम से क्या तात्पर्य है? निष्काम से सर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो बिना फल की आशा के कर्म करना निष्काम कर्म। इज इट पॉसिबल कि बिना कर्म की इच्छा के आप, बिना फल की इच्छा के आप कर्म कर लो? जी सर। जैसे आप अभी RS बनना चाह रहे हैं, जी सर। तो फिर RS बनना आपका लक्ष्य है, जी सर। तभी तो आप कर्म कर रहे हैं। लेकिन सर उस पर फल पे मेरा फोकस नहीं है फिलहाल, मेरा सिर्फ कर्म पे है। मैंने एक उद्देश्य या एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन वो मेरा फल नहीं। फल तो कर्म के बाद की बात है। फिलहाल तो मैं कर्म पे ही डेडिकेट हूँ। जब फल में मेरी अनुरक्ति रहेगी तो फिर मैं कर्म तो कर ही नहीं पाऊंगा, जैसे मैं RS बन ही नहीं पाऊंगा। कोई एक श्लोक जो गीता का आपको अच्छा लगता है? एक श्लोक है सर जो मुझे बेहद प्रभावित करता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम क्लेदन्त्यापो नैनम शोषिति मारुते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, न पानी उसको गीला कर सकता है, न आग उसको सुखा सकती है, आग न उसको जला सकती है, और न हवा उसको सुखा सकती है। चिरंजीवी योजना के बारे में पता है? जी मैम। क्या है ये? चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य से संबंधित योजना है जो राजस्थान सरकार ने हाल ही में 1 अप्रैल से लॉन्च की है। 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का सुधरा हुआ रूप है। और इसमें प्रीमियम कितना है इसका? प्रीमियम 850 रुपये सामान्य परिवारों के लिए है। और मैम इसमें NFSA
आर्थिक सामाजिक जनगणना, संविदा कर्मी, इनके लिए ये मुफ्त में, और 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा फ्री दिया जाएगा। जो मरु त्रिकोण क्या है? मैडम मरु त्रिकोण से टूरिज्म से संबंधित है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर को डेवलप करने से संबंधित है, जिसमें मरु में पर्यटन का विकास किया जा सके। अच्छा, दौसा करके हुआ किस संभाग के अंतर्गत आता है ये? दौसा जयपुर संभाग के अंदर आता है मैम। अच्छा, कछावा राजवंश से कुछ संबंध है इसका? जी मैम। क्या है? कछावा वंश की प्रथम राजधानी ढूंढाड़ 1137 में दूल्हे राजी ने दौसा को ही बनाया था। दौसा केदार जी सर। खादी के लिए भी जाना जाता है क्या? जी सर। किस बात के लिए प्रसिद्ध है यहाँ की खादी? यहाँ की फलूदा की सर दरियाँ प्रसिद्ध है, और कोई लवाण खास की बात? दरिया। यहाँ पर कोई संत हुए हैं जी सर। दौसा में जिनका कोई बड़ा नाम है दुनिया में? संत सुंदरदास जी हैं सर। उनकी कोई खास बात जो दूसरे संतों में नहीं थी? वो सब दादूपंथी के प्रचारक थे। अच्छा। उनको लगभग 6-7 भाषाओं का ज्ञान था। हमारा जो तिरंगा है इसका भी कुछ दौसा से रिश्ता है जी क्या? सर। कैसे? दौसा के अड़ूदा से ही खादी का कपड़े से ही तिरंगा बनाया गया। और दौसा में ऐतिहासिक दृष्टि से क्या प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक दृष्टि से सर दौसा में चांद बावड़ी, मांडारेज की बावड़ी। अभी अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने जा रहा है, जी सर। तो क्या ऐसी संभावना है कि तालिबान पुनः खड़ा हो गया तो फिर एक शांति आई थी, तो अमेरिका ये डिसीजन क्यों ले रहा है? सर एक तो अमेरिकी सेना को एक लंबा समय हो गया अफगानिस्तान में, तो लंबे समय के बाद में अब जो अमेरिका सैनिक है उन्होंने ये विश्वास दिलाया है अमेरिकी सरकार को कि लगभग यहाँ शांति है। आतंकवाद तो सर एक ऐसा है, मुद्दा है या इस तरह की घटना है जो वो तो चलती रहेंगी छोटी मोटी, तो लेकिन बड़ी जो एक समस्या थी उसका लगभग सोल्व हो चुका। चलिए लास्ट सवाल करते हैं। तैराकी भी आपकी हॉबी है? जी सर। तो कब तैरते हो आप? जी सर। आपकी छात्रावास में सुविधा है क्या? नहीं सर, छात्रावास में तैराकी की सुविधा नहीं। अच्छा, तो कब तैरते हैं आप? कहाँ तैरते हैं? जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है सर, हमारे पास में स्विमिंग पूल है। अच्छा। पहले हमारे पास में बांध हुआ करता था तालाब में, तो उसमें कोई भारत का महत्वपूर्ण तैराक जो खेलों में कोई गोल्ड मेडल जीता हो? था सर, मिहिर सेन। क्या नाम है? मिहिर सेन। मिहिर सेन। ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले कोई तैराकी बहुत प्रसिद्ध हैं? जी सर। क्या नाम है? माइकल फेल्प्स हैं, यूएसए माइकल के रहने कहाँ के हैं ये? वाले। ये यूएसए के रहने वाले हैं। चलिए, तो आपने तो इतिहास पढ़ा है। जी सर। क्या विभाजन जो हुआ था इसे रोका जा सकता था क्या? जी सर, तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उनमें विभाजन रोकना असंभव था, जबकि गांधी जी ने कहा था कि विभाजन मेरी लाश से होगा। तो जब देश आज़ाद हुआ, गांधी जी नुआखाली दंगों को शांत करने में लगे हुए थे, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की बन चुकी थी। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जब हाथ में फोड़ा हो जाता है तो उसे काट के फेंकने में फायदा है, पूरे शरीर को सुनाने से बेहतर। गांधी जो है जी सर। अच्छे व्यक्तित्व में किसी के मुंह सुनते हैं, लेकिन हत्या क्यों की गई थी? जी सर, गॉड से जो थे उनको लास्ट टाइम में ऐसा लगा कि गांधी जी की वजह से देश में बहुत सारी परेशानियां आ रही है। उस दौर में 1948 में जो उनकी 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई थी, उस समय में पाकिस्तान से कुछ शरणार्थी आए हुए थे। उनको हिंदू शरणार्थियों को मस्जिद में ठहराया गया था। उस बात को लेकर गांधी जी ने कहा कि मस्जिद मुसलमानों के लिए इसको खाली कर दो, जो वहां से आ रहे हैं उनके लिए ये, जबकि भारत के हिंदू शरणार्थी उसमें नहीं ठहर पा रहे थे। अच्छा। तो गोडसे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये गांधी जी जो है वो पाकिस्तान के एकदम सपोर्ट में चले गए हैं, और गोडसे ने उसको विस्तृत ना सोचकर संकीर्ण सोच के साथ गांधी जी के। चलिए लास्ट बात करते हैं। महाभारत में बहुत कुछ आपने देख लिया, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कुछ लिखा है महाभारत के ऊपर, पांडवों के ऊपर। कोई किताब, कोई कविता जो पांडवों की कोई बात को बताती है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। ध्यान में है कुछ? सॉरी सर, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, साकेत करके कुछ। थैंक यू वेरी मच।